बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार, साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग द्वारा चलाई जाती है मवेशी वितरण योजना। बैगन की फसल को बचाएं फमोसिस कीट से। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। संकर नस्ल के दुधारू गायों के वितरण का लाभ वैसे पशुपालक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध पथों के सदस्य हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, युवा, शिक्षित, बेरोजगार, लघु उद्यमी और बड़े उद्यमियां ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 गाय या भैंस से लेकर 500 गाय या भैंसे तक अनुदान या बैंक ऋण पर लाभुक की योग्यता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। बैगन की फसल जिन किसान भाइयों ने लगा रखी है उनके लिए सूचना है, वर्तमान समय में उनमें फमोसिस नामक कीट लगने की संभावना रहती है। फल सड़ने लगे या फल में काले धब्बे जैसे दिखे तो ये कीट के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में रीडोमिल या बेविस्टिन नामक दवा का छिड़काव उत्तम होता है। परंतु दवा का छिड़काव कैसे करें, कितनी मात्रा का प्रयोग करें इत्यादि बातें जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जो फल आपको आना शुरू होता है तो उस समय जो है एक फमोप्सिस करके बीमारी रहता है, जो फल पर पहले हल्का सा धब्बा बनता है, उसके बाद फल को जो है सड़ा देता है। अंदर जो है फल काला रंग का हो जाता है और सड़ जाता है। तो उसके लिए है कि जैसे ही उस तरह का लक्षण दिखाई पड़े तो आप उसको जो है आप रीडोमिल नामक दवा या बेविस्टिन नामक दवा, अगर रीडोमिल का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके, और बेविस्टिन जो प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करेंगे। और उसके साथ साथ जो है बीज उपचार करके ज़रूर लगाएंगे। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। यह प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। मौसम चल रहा है बरसात का। इस मौसम में हमारे मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा रहता है। गौवंशीय पशुओं में लगने वाला एक खतरनाक रोग है गलघोटू। पशु में बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खाना पीना बंद कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग में पशुओं की दम घुटने के कारण जान जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए गलघोटू से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। गला घोटू जो होता है, गला फुला भी बोलते हैं, उसमें हमारे जानवरों के सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बुखार हो जाते हैं, खाने पीने बंद कर देते हैं और दम घुट के जानवर मर जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से सल्फाडिमिडीन की इंजेक्शन चाहे गोली है 150 मिलीग्राम पर केजी के वजन से वो जानवरों को लगाएंगे। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, बटन मशरूम एक ऐसी खेती है जिसको आप आसानी से कहीं पे भी कर सकते हैं। बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष रूप से तैयार की हुई कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। बटन मशरूम भारत की बाज़ारों में आज मुख्य रूप से बिकने वाली वस्तु है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप बटन मशरूम की खेती करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी खेती कैसे करें अथवा इससे क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, इन सब की जानकारी हम लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। मशरूम की खेती का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम मशरूम की खेती की बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरह के मशरूम का उत्पादन होता है। ढिगरी मशरूम, बटन मशरूम और मिल्की मशरूम। अभी बटन मशरूम का समय है। इसकी खेती के लिए 14 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो कि झारखंड में सामान्यतः इस मौसम में रहती भी है। आज हमारे साथ दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बटन मशरूम की खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, किसान बंधु को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि बटन मशरूम आज के समय के लिए काफ़ी पोषक से भरपूर आपका सब्जी के रूप में इसकी खेती काफ़ी व्यापक क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और खेती हो रही है। और अगर हम लोग देखें कि इस समय अगर किसान बंधु अगर बटन मशरूम की खेती करना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है बटन मशरूम की खेती करने के लिए। और बटन मशरूम के लिए अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जो आपका जो तापमान है वो 14 से लगभग जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है, या मैक्सिमम जो है अगर कहें तो 28 डिग्री तक अगर जो तापमान है, इस तापमान में अगर हम लोग करते हैं तो ओपन, इसके लिए कोई कंट्रोल कंडीशन में खेती करने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप जो है बाहरी आप वातावरण में इसको आसानी से, जो यहाँ झारखंड का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है और इसमें अगर खेती करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधु इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन बटन मशरूम के साथ साथ जो है हमको सबसे मुख्य जो बात है, इसमें हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए वो जो है 2 तरह का है। अगर मान लीजिए कोई लार्ज स्केल एरिया में खेती करना चाहता है तो वो इंडोर मेथड है, जहाँ 15 दिन का समय लगेगा। और कोई जो है छोटे किसान है वो 2-3 अगर जो है लो कॉस्ट अगर सेट बना करके खेती करना चाहता है तो वो 28 दिन का इसमें समय लगता है कंपोस्ट बनाने के लिए। तो कंपोस्ट बनाना जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार कंपोस्ट बनाने की विधि, पलटाई और ढेर बनाने तक की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है गेहूं का भूसा वो लेते हैं। तो गेहूं का भूसा जो है वो लगभग 3 क्विंटल अगर हम लोग गेहूं का भूसा लेते हैं तो कैल्शियम जो है कार्बोनेट, इसको हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लगभग 9 किलोग्राम इसको हम लोग को लेना पड़ता है। 9 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और यूरिया लगभग 4.5 किलो है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। MOP 3 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट है, ये आपका जो है वो 2 किलोग्राम। ये जो है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमको इसमें मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको हम लोग मिला दें तो क्या होगा कि इसको कहने का मतलब है कि अगर देखें तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग जो है भूसी, गेहूं का अगर भूसी है तो 15 किलोग्राम भूसी को भी जो है इसमें मिला देते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर गेहूं का भूसा उनके पास है तो उनको कम से कम 2 दिन तक पानी से भिजा करके और उसको पलटाई कर देना चाहिए। अगर वो पलटाई कर देते हैं, भूसा जो है वो पूरा से मॉइस्ट हो गया, तब अगर आप चाहें तो जैसा मैं बताया था कि अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, थोड़ा जो है अगर देखते हैं यूरिया, MOP और जो सुपर फास्फेट है,
अगर यूरिया 4.5 किलो और जो MOP और आपका सुपर फास्फेट है, ये म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको बोलते हैं, या इसको 3-3 किलोग्राम लेते हैं और साथ में जो है 15 किलो भूसी, इसको भी बगल में ले करके थोड़ा पानी दे के मॉइस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है 4-5 दिन के बाद इसको हम लोग बढ़िया ढंग से मिक्स कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं। और मिलाने के बाद जो है ये ध्यान रखते हैं कि 6 दिन में ये जब पूरा हीप बनाते हैं, उसका एक ध्यान रखना पड़ता है कि लगभग जो है 1.5 मीटर ऊंचा और लगभग जो है आपका 5 फीट के आसपास जो है चौड़ा, ऐसा लंबा आवश्यकता अनुसार हीप बना देते हैं और इसको जो है हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया जो है, सड़न की क्रिया बहुत तेज़ी से चालू हो जाती है और लगभग 6ठा दिन में हम लोग इसका पहला पलटाई करते हैं। ये ज़रूरी है, समय का ज़रूर हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसमें 6ठा दिन के बाद हम लोग पहला इसमें पलटाई करते हैं। दूसरा अगर पलटाई करने का बात है मिक्सिंग करने का, तो वो 10 दिन के बाद इसको पलटाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद स्पान रन पूरा होने के बाद केसिंग की आवश्यकता पड़ती है। आखिर केसिंग क्या है और इसकी सही प्रक्रिया क्या है, इस बारे में डॉक्टर राजेश विस्तार से बता रहे हैं। तो बिजाई के लिए जो है हम लोग देखते हैं कि 10 किलोग्राम का एक पॉलीथीन का बैग है, जिसमें लगभग 1 फीट जैसा आप अगर इसका कंपोस्ट को उसमें डाल के भर देते हैं, तो उसमें जो है हम लोग सीड डालते हैं। तो लगभग 150 से 200 ग्राम सीड को उसमें बढ़िया ढंग से मिला करके उसको हम लोग भर देते हैं, जिसको जो है भरने के बाद उसमें पेपर से हम लोग पूरा चारों तरफ ढक देते हैं। ढकने के बाद उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रे करते रहते हैं नमी पेपर के ऊपर, कि उसमें नमी बना हुआ रहे, जिससे वो स्पॉनिंग है उसमें जो है क्या बोलते हैं कि माइसिलियम जो है उसका जो धागा नुमा संरचना है वो पूरा चारों तरफ उसमें फैल जाता है। फैलने के बाद लगभग जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर केसिंग इसमें डालना ज़रूरी होता है। केसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर केसिंग के साथ अगर देखें तो इसको हम लोग पहले जो है निर्जीवीकरण करते हैं, जिसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको आपके पास जो है पुराना अगर मिट्टी है, गोबर का सड़ा हुआ खाद है, केंचुआ खाद है, या आपके पास जो है हम लोग देखते हैं कोकोपीट है, तो इसको आप 50-50% दोनों को बढ़िया ढंग से मिला करके और फिर उसके बाद जो है स्टरलाइज कर लेते हैं। यानी आपके पास फॉर्मेलिन है तो 2% फॉर्मेलिन मिला करके और फिर इसको थोड़ा सा जो है वो बाहर एयर चार्ज कर देते हैं। तो 4-5 दिन में ये रेडी हो जाता है केसिंग मटेरियल, और ये आपका 3 से 4 इंच इसके ऊपर हम लोग बिछा देते हैं। जब बिछा देंगे तब उसके बाद जो है इसका मॉइस्चर को मेंटेन करना पड़ता है, नमी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर नमी मेंटेन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इक्का दुक्का जो है आपका मशरूम आना चालू होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर किसान बंधु इस काम को करते हैं ओपन कंडीशन में अगर करते हैं तो लगभग अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 फीट जो है वो भरा हुआ आपके पास जो पॉलीथीन है, अगर 10 किलोग्राम उसमें कंपोस्ट खाद भरे हैं तो लगभग 150 से 200 ग्राम अगर बीज लगाए हैं तो वहाँ पर आपका 1.5 से 2 किलो आपका उत्पादन होगा। कहने का मतलब एक बैग से 1.5 से 2 किलो तक, 2.5 किलो तक भी आपका उत्पादन हो सकता है। लगभग 1 महीने का समय में इसका प्रोडक्शन वो रोज के रोज इसमें निकलते रहेगा। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे आम एवं लीची की तोड़ाई के उपरांत बगीचों की देखभाल के बारे में। आम एवं लीची की तोड़ाई के बाद पेड़ों की छटाई करना बहुत आवश्यक होता है। इसके उपरांत बहुत सारे घास भी छोटे छोटे आपके बागीचों में आ जाते, उन सब की छटाई करना भी आवश्यक होता है, अथवा अपनी ज़मीनों में अलग अलग तरह की खाद भी डालना ज़रूरी होती है। तो इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम आप पहुँचे हैं रांची के कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान में, और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आम एवं लीची की तोड़ाई के उपरांत बगीचे की देखभाल किस तरीके से की जाए। किसान भाइयों जोहार। हम सभी जानते हैं कि आम और लीची ये 2 ऐसे फल हैं जो हमारे यहाँ रांची ज़िले में भी और झारखंड राज्य में भी बहुत से स्थानों पर प्रमुखता से इनकी खेती की जा रही है। बहुत से किसानों ने इनका बाग लगाया हुआ है और उससे अच्छी फलत प्राप्त कर रहे हैं प्रतिवर्ष। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लीची की, तो लीची का पेड़ जो है इसके फल टूट चुके हैं। अभी जो है इसमें क्या होता है कि लीची के किसान भाइयों जो तुड़ाई होती है वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ डंठल से की जाती है, डंठल के साथ की जाती है। किसान भाइयों, जब हम लीची के फलों की तुड़ाई करते हैं उसी समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो गुच्छा है वो जिस मुख्य शाखा से जुड़ा हुआ है उस शाखा का कुछ भाग, लगभग उसकी लंबाई का आधा भाग उस टाइम अवश्य तोड़ें।
किसान भाइयों, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो चूँकि लीची में ऐसा होता है कि जो नए शाखाएं विकसित होती हैं तोड़ाई के उपरांत, उन्हीं पे अगले साल हमें फलन प्राप्त होता है। तो वो अच्छी संख्या में वो शाखाएं विकसित हों और अच्छी उनकी वृद्धि एवं विकास हो, इसके लिए पुरानी शाखाओं के लगभग आधी लंबाई को तोड़ना ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा नहीं किया गया है फलों की तोड़ाई के दौरान तो ये अवश्य कर लें। उसके बाद किसान भाइयों, होता क्या है कि जो हमारी अनावश्यक शाखाएँ हैं, कुछ रोगग्रस्त शाखाएँ हैं, ऐसी शाखाएँ भी हैं जो सूखी हुई हैं, जिनका विकास अच्छा नहीं हुआ है, ऐसी शाखाओं को काट के हटा देना चाहिए। कोई भी ऐसी शाखा जो मुख्य तने से निकल रही है या जो उसका छत्रक है उससे उसके सही स्थान पर नहीं है, कोई शाखा ऐसी है तो उसे काट के हटा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो छत्रक है उसमें पूरे सभी भागों पे प्रकाश अच्छे से पहुंचता रहता है, हवा अच्छे से उसका संचरण होता रहता है, जिससे हमारी उपज अच्छी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भूमि के प्रबंधन की, तो जो भूमि है नीचे उसमें पूरी तरह से घास फूस हटा दें, हल्की जुताई अवश्य कर दें फलों की तोड़ाई के उपरांत। जो थाला है वो थाले को व्यवस्थित कर दें, उसमें घास फूस हटा दें। एवं अब बात आती है, चूँकि हमारा फलों की तोड़ाई हो चुकी है तो हमें जो पौधा है उसको खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम लीची की बात करते हैं तो फलों की तोड़ाई के उपरांत कम से कम 1 किलो नाइट्रोजन, 250 ग्राम से 500 ग्राम फास्फोरस एवं कम से कम 500 से 750 ग्राम इसमें पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कम से कम 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और कम से कम 1.5 से 2 किलो नीम की खली या करंज खली, इसमें से जो भी उपलब्ध हो वो हमारे किसान भाइयों को उसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान देने की आवश्यकता ये होती है कि जो हमारा पौधा है, पूर्ण विकसित पौधा है, उसकी जो अवशोषक जड़ें होती हैं, जड़ों का जो भाग होता है जिससे पौधे जो पेड़ है वो खाद्य पदार्थों का अवशोषण करता है, वो उसका जो छत्रक होता है, जो फैलाव है पेड़ का, उसके लगभग करीब में होता है। इसीलिए जब हम खाद पानी का प्रयोग करते हैं तो उसको नाली बना के प्रयोग करते हैं कि कम से कम जो हमारा फैलाव है उसके 1 मीटर फैलाव के अंदर हम लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बना देते हैं, जो कि लगभग 1 फुट चौड़ी होती है। और उसका नाली बनाने के बाद उसमें हम जो हमने अनुशंसित मात्रा बताई है खाद और उर्वरकों की, उसका प्रयोग करके उसको मिट्टी को अच्छे से भर देते हैं। ये तो आपने लीची के बारे में बताया कि किस तरीके से देखभाल करना है। आपने कटाई की बात कही, जहाँ से फल निकला है उसे थोड़ा काटना है। जी, तो काटने की विधि क्या है? हमें सीधा काटा जाए या तिरछा काटा जाए? जी, लीची एक ऐसा फल है जिसमें हम जब उसकी तोड़ाई करते हैं, जैसा हमने बताया कि वो गुच्छों से ही तोड़ी जाती है। तो गुच्छों से जब हम तोड़ते हैं तो मुख्य शाखा कुछ भाग पहले से ही उसमें आ जाता है। ध्यान ये रखें, जब भी हम कटाई करते हैं तो उसे हम सिकेटियर जो आता है, जो हम क्रंतन के लिए प्रयोग करते हैं, उसका ही प्रयोग करें। उसे कभी भी हमें जो है उससे नहीं तोड़ना है, हाथ से नहीं तोड़ना है, नहीं तो हमारा जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक भाग भी क्षतिग्रस्त होता है। अगर हम आम की बात करते हैं तो आम की देखभाल किस तरीके से करें बगीचों की, ताकि आम भी आने वाले वर्षों में आम की पैदावार अच्छा मिल सके, उससे मंजर अच्छा लग सके? जी बिल्कुल। अगर आम की हम बात करते हैं तो जो प्रमुख कार्य हैं, जैसा हमने लीची में बताया, वो भी आम में भी हमें दोहराने होते हैं। फलों की तोड़ाई के उपरांत हमें बाग की अच्छे प्रकार से सफाई कर देनी चाहिए, घास फूस नहीं रहनी चाहिए, उसमें थाले को व्यवस्थित कर देना चाहिए। थाले में जैसा हमने बताया कि जो खाद देने की जो विधि है वो वही विधि है जो लीची में हम प्रयोग में लाते हैं। नाली बना के ही, रिंग मेथड से ही हमको उसमें खाद देनी है। खाद की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो एक पूर्ण विकसित जिससे जो हमारा फलन में आ चुका पौधा है उसमें हमें 1 किलो नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1 किलो पोटेशियम की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा 60 से 70 किलो या 80 किलो कम से कम हमें इतना सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें। विधि जो है वो लीची में जैसा हमने बताया उसी प्रकार से प्रयोग करनी है। आम में क्या होता है हमारा कि जो कुछ अभी जो समय हो हमारा वर्षा काल है तो पानी की भी ज़्यादा इसमें है, पानी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो तापमान है वो भी अधिक रहता है। तो ये दोनों ही जो अवस्थाएं होती हैं, जो समस्या होती हैं, ये कीट और रोग जो है ये अनुकूल मौसम होता है इनके लिए। तो अगर हम आम की बात करते हैं तो इस टाइम हमारा रेड रस्ट, जिसमें छोटे छोटे गोल गोल धब्बे पत्तियों पे दिखाई देते हैं, और एंथ्रेक्नोज, इन 2 बीमारियों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ये दिखाई देते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान देने की बात है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के हमको इसका छिड़काव कर देना चाहिए 10 से 15 दिन के अंतराल पे। ये ध्यान ज़रूर दें कि इसमें हम स्टिकर या जो चिपकने वाला कोई पदार्थ है, चाहे सर्फ हो या कोई शैम्पू हो या स्टिकर बाज़ार में भी उपलब्ध है, उसका प्रयोग 1 ग्राम या 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अवश्य प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लीची की, तो इसमें लीची माइट की समस्या अधिकतर देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जो कोमल शाखाएँ नई उत्पन्न होती हैं तो उसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है उसके पत्तियों पे कोमल शाखाओं का रस चूस के वो उस पर क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे बाद में पत्तियां बिना विकसित हुए ही गिर जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो एक लक्षण आता है वो आता है कि छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जो आकार में बड़े हो जाते हैं, वो मखमली लाल रंग के होते हैं। इनके लिए हमें इस पायरोमेसिफेन
नाम की एक दवा होती है, इसका प्रयोग करना होता है। तो इसका छिड़काव अगर हम 10 से 15 दिन के अंतराल पे अवश्य कर दें तो हमारा माइट का कंट्रोल किया जा सकता है। जो क्षतिग्रस्त जो प्रभावित शाखाएं हैं उनको भी काट के हटा दें और संभव हो सके तो जला देते हैं। अभी आपने देखा आम एवं लीची की तोड़ाई के उपरांत बगीचों की देखभाल के बारे में, और साथ ही आपने जाना बटन मशरूम की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको हमारा बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी हम तक पहुंचानी हो अथवा किसी भी तरह की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।